नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसे प्राचीन रहस्य की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो है तो 5000 साल पुराना, लेकिन सच मानिए इसका असर आज भी हमारी और आपकी जिंदगी पर पड़ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे रहस्यमयी, सबसे उन्नत और कमाल की अनुशासित सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब शायद ऐसा लगे कि इतनी बड़ी खोज किसी मशहूर इतिहासकार ने की होगी, राइट? बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत होती है एक भगोड़े सिपाही से। बात है 1826 की। जेम्स लुइस नाम का एक अंग्रेज सिपाही जो अपनी पहचान छिपाने के लिए चार्ल्स मैसन बनकर पंजाब के इलाकों में भटक रहा था। तभी अचानक उसे ईंटों के बहुत बड़े और वीरान टीले दिखाई दिए। वहां के लोकल लोग तो इतने डरे हुए थे कि इन्हें सीधा भूतों का घर कहते थे। मैसन ने अपनी डायरी में लिख दिया कि भाई ये शायद सिकंदर महान के टाइम का कोई खंडर है। उसे दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि वो जो अपनी आंखों के सामने देख रहा है ना, वो सिकंदर से भी पूरे 2000 साल पुराना है। अच्छा, अब इस टाइमलाइन पर जरा गौर करते हैं। यहाँ एक बहुत ही दर्दनाक ऐतिहासिक भूल हुई थी। मेसन की खोज के करीब 30 साल बाद 1856 में अंग्रेजों ने कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू किया। अब उन्हें पड़ी पत्थरों की भारी कमी, तो इंजीनियरों ने क्या किया? उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे इन प्राचीन खंडहरों की लाखों पक्की ईंटों को उखाड़ा और सीधा पटरियों के नीचे बिछा दिया। मतलब लगभग 160 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन अनजाने में एक महान सभ्यता की कब्र पर खड़ी कर दी गई। किस्मत अच्छी थी कि साल 1920 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने इस 5000 साल पुरानी सभ्यता को दुनिया के सामने आधिकारिक तौर पर पेश किया। भाग 1, एक प्राचीन महानगर, हड़प्पा का शहरीकरण। अब देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो कोई छोटे मोटे गांव बिल्कुल नहीं थे। ये पूरी सभ्यता 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। और कमाल की बात यह है कि हर जगह एकदम एक जैसी इंजीनियरिंग, मतलब 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती एकदम सीधी सड़कें, पक्की ईंटों के 2 से 3 मंजिला घर, और तो और हर घर में अपना खुद का कुआं और बाथरूम। जरा सोचिए, बिना इंटरनेट, बिना फोन या किसी तेज ट्रांसपोर्ट के इतने बड़े इलाके में इतना परफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन आखिर कैसे हो सकता है? क्या कोई बहुत ही सख्त सेंट्रल गवर्नमेंट थी वहां, या फिर लोग खुद ही इतने अनुशासित थे? ये सवाल आज भी दिमाग घुमा देता है। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि वो लोग अपने समय से कितना ज्यादा आगे थे। एक तरफ 5000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता है, जहां ढकी हुई नालियां और एक कमाल का अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम था। और दूसरी तरफ बहुत बाद का 18वीं सदी का यूरोप देख लीजिए, जहां सड़कों पर खुली और गंदी नालियां बहती थीं। उस जमाने में लंदन और पेरिस जैसे शहरों में भी साफ सफाई का वैसा सिस्टम नहीं था जैसा प्राचीन भारत के लोगों ने हजारों साल पहले ही बना लिया था। एक और हैरान करने वाली बात, जब हम प्राचीन मिस्र या मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं तो वहां राजाओं के बड़े बड़े महल और भव्य मंदिर देखने को मिलते हैं। लेकिन सिंधु घाटी में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। वहां की सबसे प्रमुख इमारत कोई महल नहीं है, बल्कि द ग्रेट बाथ, यानी एक विशाल स्नानागार है। ये इस बात का बहुत बड़ा हिंट है कि शायद ये दुनिया का पहला समतावादी और लोकतांत्रिक समाज था। एक ऐसा समाज जहां किसी राजा की पूजा करने से ज्यादा लोगों की साफ सफाई, पब्लिक हेल्थ और आम इंसान की भलाई पर फोकस किया जाता था। भाग 2, अनसुलझे रहस्य और प्रतीक, लिपि और मुहरें। अब ये सवाल सुनकर शायद हंसी आए। क्या 5000 साल पहले भारत में सच में यूनिकॉर्न यानी एक सींग वाले जानवर होते थे? दरअसल खुदाई में हजारों ऐसी मोहरें मिली हैं जिन पर एक सींग वाले जानवर की तस्वीर है। अब विज्ञान तो भाई इसे पूरी तरह नकारता है। तो फिर ये क्या है? क्या ये सिर्फ एक बैल का साइड प्रोफाइल है जिसमें दूसरा सींग पीछे छिप गया है, या फिर उनका कोई बहुत ही पवित्र धार्मिक प्रतीक? या हो सकता है कि ये उस जमाने के सबसे रसूखदार व्यापारियों का कोई वीआईपी पास रहा हो। खैर, सच जो भी हो, ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य ही है। और इतिहासकारों के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी की बात तो यह है कि इस सभ्यता की लिपि आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है। मिस्र के पिरामिडों की लिपि तो हम समझ गए क्योंकि हमें रोजेटा स्टोन मिल गया था, लेकिन सिंधु घाटी की लिपि, इसमें 400 से ज्यादा अलग अलग चिन्ह हैं और इसे डिकोड करने के लिए हमारे पास कोई अनुवाद मौजूद ही नहीं है। ये आज भी हमारे लिए एक गूंगी पहेली है।
वो लोग इन प्रतीकों के जरिए क्या कह रहे थे? क्या ये कोई भाषा थी, कोई मंत्र था, या सिर्फ बिजनेस की बिल और रसीदें थी? किसी को कुछ नहीं पता। अच्छा, अब जरा इस छोटी सी कांस्य की मूर्ति पर ध्यान दीजिए, जिसे पूरी दुनिया डांसिंग गर्ल के नाम से जानती है। मशहूर ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट मॉर्टिमर व्हीलर ने इसके बारे में बड़ी दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इसके खड़े होने के अंदाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास है, जैसे वो पूरी दुनिया को जानती हो। और सच में ये केवल एक मूर्ति भर नहीं है, ये उस दौर की महिलाओं के ऊंचे रुतबे, उनके गजब के कॉन्फिडेंस और उनके बेहतरीन फैशन सेंस को समझने की एक बहुत ही शानदार खिड़की है। और जो बात सबसे ज्यादा सुकून देती है वो ये कि ये एक ऐसा समाज था जो युद्ध और मारकाट पर नहीं बल्कि शांति और व्यापार पर टिका था। लोथल के शानदार डॉकयार्ड से वो लोग इंटरनेशनल बिजनेस करते थे। मजे की बात यह है कि उनके शहरों की खुदाई में कोई बहुत बड़ी तलवारें, ढाल या भारी भरकम कवच नहीं मिले हैं। इसके बजाय क्या मिला? मिट्टी की छोटी छोटी बैलगाड़ियां, सीटी बजाने वाली चिड़ियां, पासे और शतरंज जैसे बोर्ड गेम्स। जरा सोचिए, करीब 700 सालों तक बिना किसी बड़ी जंग के इतनी शांति और समृद्धि से रहना। मानव इतिहास में ऐसा होना सचमुच बहुत दुर्लभ है। भाग 3, जलवायु परिवर्तन और पतन, विनाश की ओर। लेकिन कहते हैं ना, हर महान कहानी का एक डार्क साइड भी होता है। साल 1900 BCE के आसपास एक बहुत ही अजीब सा बदलाव दिखने लगा। वो महान अनुशासन जो पूरी सभ्यता को एक साथ बांधे हुए था, वो अचानक से टूटने लगा। बाट और माप का परफेक्ट सिस्टम फेल होने लगा। मुहरें और लिपि धीरे धीरे गायब होने लगीं और धौलावीरा शहर का वो मशहूर वेलकम साइन बोर्ड भी गिर गया। मोहनजोदड़ो की उन चौड़ी और साफ सुथरी सड़कों पर अचानक अवैध निर्माण होने लगे। वो बेहतरीन और वर्ल्ड क्लास सिविक सिस्टम देखते ही देखते ढह रहा था। और इसी पतन के बीच एक बहुत ही खौफनाक मंजर सामने आता है। मोहनजोदाड़ो की खुदाई में सड़कों और सीढ़ियों पर 37 कंकाल बिल्कुल बिखरे हुए मिले। हालात देखकर ऐसा लग रहा था मानो अचानक कोई मौत आई और लोग जहां के तहां खड़े रह गए। ना किसी ने भागने की कोशिश की, ना किसी को दफनाने का मौका मिला। आखिर ऐसा क्या हुआ था? इन मौतों के पीछे की असली वजह क्या थी? इस दर्दनाक दृश्य ने कई विवादित थ्योरीज को जन्म दे दिया। शुरुआत में मॉर्टिमर व्हीलर जैसे पुरातत्वविदों ने एक थ्योरी दी कि आर्यों ने घोड़ों पर सवार होकर मध्य एशिया से हमला किया और इन शांतिप्रिय व्यापारियों का कत्लेआम कर दिया। लेकिन अगर हम निष्पक्ष होकर मॉडर्न साइंस की रिपोर्ट्स को देखें तो ये हिंसक थ्योरी अब पूरी तरह से खारिज हो चुकी है। विज्ञान ने ये साबित कर दिया है कि वे कंकाल एक ही समय के थे ही नहीं, बल्कि अलग अलग दशकों के थे। और सबसे बड़ी बात, उन हड्डियों पर हथियारों के ऐसे कोई निशान नहीं मिले जो किसी युद्ध या कत्लेआम की तरफ इशारा करते हों। आजकल इंटरनेट पर एक और बहुत ही सनसनीखेज अफवाह खूब वायरल होती है। वो ये कि शायद वहां किसी प्राचीन परमाणु युद्ध या महाभारत काल के ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल हुआ था, क्योंकि वहां पिघले हुए कांच के पत्थर मिले हैं। सुनकर तो बहुत रोमांचक लगता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सच्चाई एकदम अलग है। दरअसल वो पत्थर किसी परमाणु बम के धमाके से नहीं पिघले थे, बल्कि वहां की मिट्टी के बर्तन पकाने वाली भट्टियां इतनी ज्यादा गर्म हो गई थीं कि पत्थर पिघलकर कांच में बदल गए। वहां रेडियो एक्टिविटी का कोई भी ठोस सबूत किसी भी लैब ने आज तक कंफर्म नहीं किया है। तो फिर सवाल उठता है कि इस महान सभ्यता का असली कातिल कौन था? सारे सबूत सिर्फ एक चीज की तरफ इशारा करते हैं, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदा। हुआ ये कि हिमालय में आए भयंकर भूकंपों ने जमीन के स्तर को उठा दिया, जिससे नदियों ने अपना रास्ता पूरी तरह बदल लिया। इसका नतीजा, वो विशाल सरस्वती नदी जिसके किनारे ये शहर बसे थे, वो धीरे धीरे सूखने लगी। अब जब पानी ही नहीं बचा तो फसलें तबाह हो गई, अकाल पड़ने लगा, बीमारियां फैल गईं और लोगों को मजबूर होकर अपने वो आलीशान घर छोड़ने पड़े। ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, बल्कि एक बहुत ही धीमी और त्रासदी से भरी मौत थी। भाग 4, हमारी अंदर हड़प्पा, डीएनए और विरासत। अब हमें लग सकता है कि सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया है, लेकिन जो बात इस पूरी चर्चा में सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि विज्ञान ने पुराने इतिहास को एकदम पलट कर रख दिया है। 2019 में हरियाणा के राखीगढ़ी से मिले एक 4500 साल पुरानी महिला के कंकाल की डीएनए रिपोर्ट सामने आई। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इस डीएनए में स्टेपी या जिसे आर्यन जीन कहा जाता है उसका कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि ये डीएनए आज के उत्तर और दक्षिण भारतीयों के जीन से बिल्कुल परफेक्ट मैच करता है। ये निष्पक्ष रूप से इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि आधुनिक भारतीय लोग असल में उन्हीं हड़प्पा वासियों के ही वंशज हैं। और इतिहास में एक और नया और रोमांचक मोड़ तब आया जब 2018 में उत्तर प्रदेश के सनौली गांव में खुदाई हुई।
इसने हड़प्पा वासियों के सिर्फ शांतिप्रिय व्यापारी होने वाले नैरेटिव को पूरी तरह बदल दिया। वहां जमीन के नीचे से शाही ताबूत, युद्ध के रथ, तांबे की भारी तलवारें, ढाल और हेलमेट तक मिले हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे पूर्वज सिर्फ ईंटें जोड़ना और व्यापार करना ही नहीं जानते थे, बल्कि जब जरूरत पड़ती थी तो अपनी रक्षा के लिए तलवार चलाना भी बहुत अच्छे से जानते थे। ये नई खोज हड़प्पा और वैदिक संस्कृति के बीच की एक बहुत बड़ी और मिसिंग कड़ी साबित हो सकती है। तो अगर हम सच पूछें तो हड़प्पा सभ्यता कभी पूरी तरह से नष्ट हुई ही नहीं। शहर भले ही उजड़ गए हों और मिट्टी में मिल गए हों, लेकिन वो लोग हम बन गए। आज भी हम जिस तरह दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, महिलाएं जिस तरह मांग में सिंदूर भरती हैं, जिस तरह हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं या फिर शतरंज का खेल खेलते हैं, ये सब हमें किसी किताब ने नहीं सिखाया है। ये पूरे 5000 सालों से हमारी संस्कृति का, हमारे डीएनए का एक बिल्कुल जीता जागता हिस्सा है। लेकिन जाते जाते एक बात जरूर सोचिएगा, अतीत हमें सिर्फ गर्व करना नहीं सिखाता, बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देता है। हड़प्पा सभ्यता किसी बाहरी दुश्मन की तलवार से खत्म नहीं हुई थी, बल्कि पर्यावरण के बदलाव और नदियों के सूखने से खत्म हुई थी। आज हमारी दुनिया भी बिल्कुल उसी खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल रहा है। ये इतिहास हमसे आज एक बेहद गंभीर सवाल पूछता है। अगर आज हमने जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से नहीं लिया और प्रकृति के साथ तालमेल नहीं बिठाया, तो क्या आज के ये विशाल और चमचमाते शहर भी भविष्य में केवल मुर्दों के टीले बनकर रह जाएंगे? इस सवाल पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार।